आ जाएगी भी, वीडियो भी आ जाएगी। ऑन करेंगे तब आ जाएगी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या बात है यार, क्या बात है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। कैसा रहा वीकेंड? हेलो अंश, हाय अशोक, हाय दीपांशु। आवाज़ और वीडियो ठीक आ रहा है क्या, बताना जल्दी से। हाय शमीहा, जहीर, हाय जय, अभिषेक। फटाफट से अपने नाम लिख दो यार, कुछ नाम याद हो जाए मेरे को। आज शायद कुछ नए बच्चे हैं। अशोक, प्रीत, प्रांशु, रौनक, सयान, जय, सात्विक, सूरज। सूरज बड़ सुनते मुझे गाना याद आता है यार, सूरज की बाहों में अब है जिंदगी। श्रेया, तनय, वरुण, राहुल, अभिषेक फ्रॉम फर्स्ट डे, वेरी गुड यार, वेरी गुड। श्रेयस, तेजस, विकास, नियति, हाय, हेलो, हेलो एवरीवन। सुचित, कुछ ही दिन रह गए हैं, शायद एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा रहा है शायद जेई मेंस का एग्ज़ाम होने में। और अपना क्रैश कोर्स ख़त्म होने में भी शायद 3 या 4 दिन बाकी हैं। इस वीक में अपना क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। तो जिन बच्चों ने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। वो उनके जो क्लास में रिस्पॉन्स आ रहे हैं उससे भी क्लियर दिख रहा है। और जो आप एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर रहे हो उससे भी डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हो रहा है। 11th वालों के लिए 1 साल पड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। लेंदी क्वेश्चंस में तुक्का यूज़ कर सकते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तुक्का हमेशा 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 गड़बड़ करता है, ख़राब ही करता है, कुछ ना कुछ माइनस ही कराता है, इसलिए तुक्कों को अवॉइड करो, मत मारो तुक्के। ठीक है। रिकैप ऑल फार्मूलाज। चलो अगर देखेंगे मेंस से पहले अगर कोई टाइम मिला तो एक आध क्लास में अपन सारे फार्मूलेज रिकैप कर लेंगे, ठीक है। लास्ट मॉक अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो एक मेरा एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करता हूँ। जो आप प्रैक्टिस पेपर देते हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस अप डाउन हो सकती है, कभी अच्छा हुआ कभी ख़राब हुआ। लेकिन जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने ये, बहुत सारे क्या मतलब सब, लगभग सभी बच्चों के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है उस दिन आपकी परफॉर्मेंस और उस दिन आपके मार्क्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने जो हार्डवर्क, आपने जो मेहनत और आपने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, एग्जैक्टली उसी के हिसाब से होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, मैंने आज तक कभी ऐसा होता नहीं देखा है कि आपकी तैयारी अच्छी थी और पेपर वाले दिन पेपर ख़राब हो गया। ऐसा मैंने कभी होता हुआ देखा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ना अपने साथ और ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चला है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नितेश जाखड़, आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। माय ऑल इंडिया रैंक इन जेई 2003 वाज 1161। जो बच्चे नए आए हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने भी आज अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है। फटाफट से अपन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लाइव क्लास एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम एंड वॉच द कंप्लीट लेक्चर। क्लास अगर मिस होती है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस क्लास के टॉपिक रिवाइज करके आया करो। Be polite with your peers and teachers on chat. Do not use uncivilized language. Do not spam in the class. My doubt section एक बड़ा यूनिक सेक्शन है, वहाँ पर आप कोई भी स्टडी से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। क्रोम या फायरफॉक्स में चलाओगे तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी। एंड्रॉइड वर्जन 6 या above में चलाओगे तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी। आपके इंटरनेट की स्पीड अगर 5 Mbps या उससे ऊपर है तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत अटक सकती है, घबराए नहीं, ठीक है। चलो फटाफट से डीपीवी डिस्कस कर लेते हैं अपन। लास्ट क्लास की डीपीवी थी अपनी बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व। बता दो जल्दी से क्या क्या डाउट है। 3 and 4 और कोई डाउट? मुझे कुछ नहीं आता है। हाउ डिड यू अचीव इट सर? थ्रू हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। 3 and 4। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसमें एक नई बात सिखा दूं आपको, एक नई चीज़ सिखा दूं। देखो जरा, एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स, माइनस डी एक्स। एक नई बात सिखाने जा रहा हूं, हो सकता है काम में आए जेईई मेंस में, ध्यान से देखना। देखो डी ऑफ एक्स वाई अगर कोई पूछे
तो मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशियल। यानी कहीं आपको अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिखे तो आप इसको डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। इन द सेम वे अगर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई हो तो यहां पर मुझे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले का डिफरेंशियल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। यानी कि अगर कहीं आपको वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर दिखे तो पूरे को आप डी ऑफ एक्स अपॉन वाई कह सकते हो। अगर कल को ऐसा बन जाए कि एक्स अपॉन वाई बन गया और डी ऑफ एक्स अपॉन वाई है तो ध्यान से देखो, ये तो टी डी टी टाइप का लिखा हुआ है ना, इसको अगर इंटीग्रेट करना पड़े तो इसको तो आप डायरेक्टली बोलते हो टी स्क्वायर बाई टू। इन द सेम वे ये भी एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू ही बनेगा। ये काम की बात है। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं, ध्यान से देखना। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बन रहा है ना, एक तरफ ले आओ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को देखकर मुझे दिल में ऐसा लग रहा है कि यार डी ऑफ एक्स अपॉन वाई में क्रिएट होता है। ये डी ऑफ एक्स अपॉन वाई होता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, या डी ऑफ वाई बाई एक्स होता तो वो बनता एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर। कोई भी क्रिएट कर लेते हैं, अपन को एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिख रहा है तो मुझे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बन गया वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। ये स्टेप तो समझ में आ रहा होगा ना। कुछ नहीं किया मैंने, डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है। क्यों निकाला है, ताकि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये पूरी चीज बन गई डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो मैं लिखने जा रहा हूं कि ऊपर मेरे पास डी ऑफ वाई बाई एक्स है और नीचे वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है। ध्यान से अगर देखो तो ये डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर टाइप का ही तो लिखा हुआ है। यानी इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है और राइट साइड में सिर्फ माइनस डी एक्स बचा है, इसको भी इंटीग्रेट करना बड़ा ही आसान है। सोचो डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, समझ गए। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि tan ऑफ c माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू टैन ऑफ c माइनस एक्स। समझ में आया क्या, जल्दी से बताना। जल्दी से बताना समझ में आया क्या। बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नई बात थी सीखने की, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और पूछा है किसी बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में cos x के साथ dy बाई डी एक्स है प्लस में y के साथ, अरे यार ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस ये cos x परेशान कर रहा है तो इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो बना dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू cos x से डिवाइड किया तो ये वाला बन जाएगा tan x और cos x से डिवाइड किया तो ये वाला बन गया sec क्यूब x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। उसके बाद तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कर लोगे। अब कर लोगे। किसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, किसने पूछा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हो जाएगा, जल्दी बताना। नमस्ते बेटा नमस्ते। अगर कोई ऐसा बच्चा हो कि सर यहां तक तो मैंने कर लिया तो उसके बाद नहीं हो रहा है तो बता देना। चलो हो जाएगा, वेल डन। एक होमवर्क में अपन लास्ट क्लास में अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे और एक कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से उसमें टाइम ज़्यादा लग गया था, तो मैंने कहा था इसको होमवर्क में करके लाना। और आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, क्या आपने अपना वादा तोड़ा है या आपने अपना वादा पूरा किया है कि हम इसको घर से करके लाएंगे और लास्ट तक फाइनल आंसर निकाल के लाएंगे। जल्दी से बताना क्वेश्चन ये वाला हो गया है या बताना है, जल्दी 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 जल्दी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स की बात करते हैं। पूरा किया, बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया, डन डन, कर लिया बहुत बढ़िया। चलो फिर अगर ये हो गया है तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर अपन वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में चीज़ें बहुत सारी हैं तो लगभग सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे अपन और उनकी थ्योरी, उनके फंडामेंटल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहना,
और रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछोगे उसका मैं जवाब दूंगा। बताइए सर, एने तुमने तो लिखा, मैंने कर लिया है। क्वेश्चन 8 बताइए। चलो फिर देख लो भैया, देख लो, चलो 2 पेज लगेंगे। चलो तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही थी -3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और होमोजीनियस है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बनता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पर जब y इक्वल टू एक्स पुट करते हैं तो x स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल होता है और बनता है माइनस के साथ 3v प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। y की जगह vx डाला तो एक v, यहाँ से वी स्क्वायर और यहाँ पर v। इस v को हटाकर यहाँ पे माइनस में ले आऊँ तो मेरे पास बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू -3v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, यानी कि x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 भी बाहर निकाल देते हैं, -2 बाहर निकाल दें तो शायद वी स्क्वायर प्लस 2v बन रहा है ना, -3v माइनस वी माइनस 4v और -2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो मैं 1 प्लस वी अपॉन वी इंटू वी प्लस 2, इसके फैक्टर कर दिया मैंने, v इंटू वी प्लस 2 टाइम्स डी वी इज इक्वल टू -2 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर? अगले पेज पे ले लेते हैं। 1 प्लस वी अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 टाइम्स डी वी इज इक्वल टू -2 डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन बना लेना, तो 1 प्लस वी अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 को लिख लेना a अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी प्लस 2। तो बड़े आराम से a और b दोनों की वैल्यू हाफ आ जाएगी। हाफ आने पर ये इंटीग्रल कन्वर्ट हुआ तो हाफ को बाहर निकाल देते हैं। एक बार ये डी वी अपॉन वी बन जाएगा और एक बार ये डी वी अपॉन वी प्लस 2 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ln x प्लस एक कांस्टेंट लगा दिया अपन ने, तो हाफ के साथ ये वाला ln v आ रहा है और प्लस में ही ln v प्लस 2 आ रहा है, तो क्यों ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा v इंटू वी प्लस 2। दिस इज इक्वल टू -2 ln x प्लस c। 2 को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो बन जाएगा ln ऑफ v इंटू वी प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4 ln x इज इक्वल टू 2 टाइम्स c, जिसको अपन ने कुछ c डैश मान लिया। अब सेम ln के अंदर दोनों को ln के अंदर ले लो, लेकिन ln के अंदर लेने से पहले इस पावर 4 को x के ऊपर चढ़ा दो, तो ln v इंटू वी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू c डैश, यानी कि v की जगह y बाई एक्स, यहाँ पे आया y बाई एक्स प्लस 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4, और जो e की पावर c डैश बन रहा है उसको फिर से कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। अब अपना आंसर ये निकल के आ गया बड़े आराम से। यस, कॉनिक सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। ओके, हो गया था, एक बच्चे ने पूछा था, मैंने बता दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ट्राइंगल लॉ, तो आपको ध्यान होगा कि सपोज दिस इज वेक्टर ए और उसके हेड पे इसकी पूंछ रख दी अपन ने, दिस इज वेक्टर बी, देन दिस वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों की टेल को ज्वाइन करते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए, कैसे भी 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप दोनों की टेल को ऐड कर रहे हो तो बनेगा एक पैरेललोग्राम, और एक के हेड पे दूसरे की टेल लिख रहे हो तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो दिस वेक्टर विल बिकम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई होप वेक्टर एडिशन बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही आसान सा है। चलें आगे, जल्दी से बताना वेक्टर एडिशन क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल फिजिक्स जैसा है, बहुत बढ़िया। फटाफट से निकाल दो, फटाफट से देखते हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया है तो इस सवाल का जवाब देने में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। लेट्स सी। तो अपना आंसर जब आप लिखोगे तो वेक्टर भली मत बनाना। जैसे सपोज ये ए वेक्टर जो दे रखा है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस ए वेक्टर को आप 1, 2, 3 ऐसे लिख देना अपना आंसर, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, देखें जरा जेई का क्वेश्चन है या नहीं है, मैं कभी कभी आपको बताऊंगा, कभी कभी आपको नहीं बताऊंगा।
क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो एने, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, जल्दीबाजी करते हो। यही यही सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब सबसे बड़ी बीमारी यही है आप लोगों की। क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन थोड़े से आसान आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को देखते ही आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन आया, ये तो मैं फटाफट से कर देता हूं। और फटाफट के चक्कर में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन आप मिस कर देते हो, आपका सवाल हो जाता है गलत। एच जी ने पहली बार में सही जवाब दिया है। आई होप कि जो तुमने डिवाइड बाई 7 बोला है वो सबके डिवाइड में बोला होगा, लेकिन आई थिंक स्टिल तुमने -2 नहीं लगाया है। नीतीश ने ठीक निकाला है 3 6 -2 डिवाइड बाई 7। दूसरा और निकाल दो जरा, दूसरा बताना दूसरा क्या आएगा। फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी दोनों निकालने को बोले हैं। दूसरा निकालो जरा। हाँ 2 आंसर आएंगे यार, बिल्कुल। चलो कर लेते हैं फटाफट से। एक तो अपन ने देखा कि एक डायगोनल तो a प्लस बी की डायरेक्शन में ही आएगा, यानी कि बन जाएगा 3, 6, -2। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर पूछा है, यानी कि हमें 3, 6, -2 पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से, विच कम्स आउट टू बी, आप सबने सही निकाला है, 3/7, 6/7 और -2/7। लेकिन दूसरा डायगोनल जो है वो a माइनस बी के अलोंग आएगा। सर b माइनस ए के अलोंग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वेक्टर दोनों पैरेलल ही ना, आपसे पूछा है कि पैरेलल टू द डायगोनल्स। तो सपोज, ध्यान से सुनना, ये a वेक्टर है, ये वाला सपोज b वेक्टर है, ठीक। b वेक्टर अगर ये है तो -b वेक्टर ये आ जाएगा, -b वेक्टर। अब अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर को लेकर पैरेललोग्राम बनाऊं तो ये वाला डायगोनल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a वेक्टर -b वेक्टर, यानी कि इस वाले वेक्टर और -b वाले वेक्टर का एडिशन। यानी कि पैरेललोग्राम में अगर आप ये वाला डायगोनल निकाल रहे हो तो वो a -b आएगा, अगर इसका उल्टी डायरेक्शन वाला निकाल लो तो b -a आएगा। क्लियर। तो a -b अगर अपन निकालें, a -b कितना आ रहा है भैया, या b -a निकाल लेते हैं, थोड़ा माइनस साइन कम आएंगे, b -a निकाल लेते हैं, कोई सा भी निकाल लो, अपन को पैरेलल पूछा है तो वो आ रहा है 1, 2, -a, ठीक है ना। लेकिन इसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मॉड्यूलस से भी डिवाइड करना पड़ेगा। मॉड्यूलस शायद √69 आ रहा होगा। चैट पढ़ लेता हूं थोड़ी देर के लिए। हाँ 1, 2, -8 डिवाइड बाय √69, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर निकाल लिया है। फटाफट से अपन डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। क्वेश्चंस में अक्सर दिया होता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो इस पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर है, यानी कि ए को ओरिजिन से मिलाने पर जो वेक्टर बन रहा है टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं, टूवर्ड्स ए जो वेक्टर बन रहा है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर है टूवर्ड्स बी, वो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जैसे मान लो 2D में बात करें तो b1, b2 अगर है तो ये b वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b1i कैप प्लस b2j कैप। काम की बात, सबसे ज्यादा काम की बात इस डायग्राम में, अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना हो, यानी कि ये वाला वेक्टर निकालना हो, तो वो आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये बात ध्यान है कि नहीं आपको, जल्दीबाजी में a माइनस बी मत कर देना। हेड सिर, कोई गाय आपको मारेगी तो पहले सिर मारेगी फिर लात मारेगी, तो सिर मारेगी, यानी कि ए बी अगर निकालना है तो यानी बी की तरफ हेड है, ए की तरफ टेल है, तो बी का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा माइनस ए का पोजीशन वेक्टर उसके बाद आएगा। समझ गए क्या। मॉड से बेटा इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि हमें क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर पूछा था। हाँ हेड से टेल, कोई गाय आपको आके मारेगी तो पहले सींग मारेगी, फिर अगर आप में थोड़ी बहुत जान बची होगी या गाय आपको क्रॉस करके जाएगी तो जाते जाते एक बार पूंछ और मार देगी, थोड़ी मेहंदी बिखेर देगी आपके ऊपर। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला इन द सेम वे, ए बी वेक्टर जब अपन ने देखा कि ए बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा, और ए बी वेक्टर का अगर मॉड निकाल लूं तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। इस वेक्टर का जो लेंथ यानी उसका मॉड्यूलस, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट, जिनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन हो। क्लियर। चलो जरा
बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला इज सेम एज, एग्जैक्टली सेम एज टू डायमेंशनल ज्योमेट्री कि ए और बी को अगर m/n के रेशियो में डिवाइड करने वाला कोई r पॉइंट है तो r का पोजीशन वेक्टर m टाइम्स b प्लस n टाइम्स a डिवाइडेड बाई m प्लस n। और बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसमें, अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा हो, बिल्कुल 2D ज्योमेट्री वाली बात आएगी। ये बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। चलो कर दो जरा फटाफटी क्वेश्चन। अब चैट को बंद कर दो और क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, LM आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD, और कुछ कुछ रिलेशन दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट भी कराएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, नोट्स भी मिलेगा बिल्कुल। निकाल दो आप तो, आंसर निकाल के बता दो लैम्डा की वैल्यू जल्दी से। बहुत ही सिंपल है, एकदम जैसे बेसिक सेक्शन फॉर्मूला या यूं समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जैसा ही है। 1 नहीं आएगा यार, 1 नहीं आएगा। हाँ बेटा STP VTP दोनों कराऊंगा, तुम बीच में इस तरह की बातें लिखोगे तो डिस्टर्बेंस होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इस तरह की बातें लिखकर तुम खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे बच्चे। जब तुम्हें पता है कि सिलेबस में है तो पढ़ाऊंगा ना। तुम सवाल पे ध्यान दे नहीं रहे हो, इस तरह की बातें पूछ रहे हो, मैं इस तरह की बातों में आपको समझा रहा हूँ। इतने में तो सवाल कर लेते, अपन आगे बढ़ जाते। नहीं बेटा 2 भी नहीं आएगा, क्या करते हो यार, क्या करते हो ऐसे। 1 भी नहीं आएगा, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। जेईई मेंस का टाइम आ रहा है, जल्दीबाजी ना करो। नहीं यार 3/2 आंसर बिल्कुल सही है, दीपांशु ने पहली बार सही निकाला है। 4 1/4√2 सारे गलत हैं, सारे गड़बड़ हैं, सारे गड़बड़ हैं। 3/2 दीपांशु ने, 2/3 भी नहीं आएगा यार। 1.5 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी देर के लिए मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो A पे ओरिजिन मान लेता हूं, कोई मना थोड़ी कर रहा है। B को मैं B का पोजीशन वेक्टर B मान लेता हूं, और ये हो गया C और ये हो गया D। D का पोजीशन वेक्टर मैं D मान लेता हूं ताकि C का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली C प्लस D निकल जाएगा। अभी तो पढ़ा अपन ने पैरेललोग्राम लॉ। BC का मिड पॉइंट L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो L के कोऑर्डिनेट तो बड़ा आराम से आ गए। 1:1 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो क्या बन जाएगा, C, सॉरी ये D नहीं आएगा, ये B आएगा। दिस इज B प्लस C। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो C प्लस 2B डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं M का, M कौन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, यानी अब की बार अच्छा 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 अच्छा, चलो छोड़ो, दोबारा कर लेते हैं। अपन ने B और D माना था, A को मान लिया मैंने ओरिजिन पे, B को पोजीशन वेक्टर B मान लिया, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। D का पोजीशन वेक्टर मैंने D मान लिया, तो C का पोजीशन वेक्टर आया, C का पोजीशन वेक्टर आया B वेक्टर प्लस D वेक्टर। अब तो ठीक है, पिछले वाले में C का पोजीशन वेक्टर कुछ गड़बड़ निकाल लिया था। सो L क्या निकल जाएगा, 2B प्लस D डिवाइडेड बाई 2, और M पॉइंट क्या निकल जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि B प्लस 2D डिवाइडेड बाई 2। अब कह रहा है AL और AM, तो AL वेक्टर अगर निकालूंगा तो ये तो ओरिजिन है, डायरेक्टली उसका L का पोजीशन वेक्टर लिख देता हूं, विच इज 2B प्लस D डिवाइडेड बाई 2, प्लस AM वेक्टर A ओरिजिन ही है तो डायरेक्टली जो M का पोजीशन वेक्टर है वही आ जाएगा, विच इज B प्लस 2D डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AC वेक्टर कौन है, AC वेक्टर है B प्लस D, यानी कि लैम्डा टाइम्स ये बन जाएगा B प्लस D वेक्टर। एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो शायद ये 3 टाइम्स B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर प्लस D वेक्टर। कितना आसान है लैम्डा की वैल्यू 3/2 निकालना। तुम लोगों ने राम जाने कैसे 1 2 तरह तरह की, किसी भाई ने तो √2 भी निकाला है, किसी भाई ने 4 भी निकाला है, 1/4 भी निकाला है। राम जाने कैसे निकालते हो यार। कितना सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करना था, बड़े आराम से आंसर आ जाता। समझा ना तू।
बोलो 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 बोलो। मिड पॉइंट कैसे निकाला? अरे बेटा, ये अगर ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर ए है और इसका अगर पोजीशन वेक्टर बी है तो मिड पॉइंट का क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बाई टू। सिंपल तो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही तो है बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कोलिनियर वेक्टर जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो गया, बहुत बढ़िया। चलो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल डिसरिगार्ड टू देयर डायरेक्शन। कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर, अदरवाइज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर सेम सी बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनको अपन लाइक वेक्टर बोल देते हैं, दोनों की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो इनको अपन अनलाइक वेक्टर बोल देते हैं। कोई ज्यादा काम की बात नहीं है। काम की बात क्या है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी कोलिनियर हैं तो ऑलवेज यूज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर कोलिनियर है तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो गई। वेक्टर क्या बताता है? एक तो डायरेक्शन बताता है और एक मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ बताता है। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कोलिनियर है यानी डायरेक्शन तो सेम है, फर्क सिर्फ मॉड्यूलस का या लेंथ का पड़ेगा। तो लेंथ का फर्क पड़ रहा है, वो लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने, कोई ना कोई तो रेशियो निकलेगा ही। तो जब भी क्वेश्चन में कोलिनियर वेक्टर की बात आए, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ए वेक्टर शुड बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। जब भी कोलिनियर की बात आए क्वेश्चन में, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सिमिलरली अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आई, जे और के की फॉर्मेट में दे दिए हैं, अगर वो कोलिनियर हैं तो डायरेक्टली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। सिंपल है ना, ये तो यार जानते ही हो कि ये आई वाले रेशो, जे वाले रेशो और के वाले रेशो सेम होने चाहिए। इसको अगर इससे देखोगे तो समझ में आएगा कि ये लैम्डा के बराबर होना चाहिए। बात तो वही है। एक और तीसरी काम की बात, बहुत ही काम की बात, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर और ऐसा कोई रिलेशन लिखा हुआ दिख जाए तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा, सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब x भी जीरो हो और y भी जीरो हो। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अगर नहीं है और अगर आपको x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर जीरो के बराबर दे रखा है तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब x भी जीरो हो जाए और y भी जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों जीरो नहीं है तो a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स टाइम्स b वेक्टर, यानी कि लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ गया ना, यानी ए और बी कोलिनियर हो गए फिर तो। जबकि दे रखा है कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर अगर नहीं है तो एक्स ए का कोफिशिएंट भी जीरो होना पड़ेगा और बी का कोफिशिएंट भी जीरो होना पड़ेगा। ये तीन बातें जो मैंने बताई कोलिनियर वेक्टर्स को लेकर, ये तीन बातें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। समझा ना तू? बता दो जल्दी से, समझ में आई क्या? बोलो 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 बोलो। आ गई समझ, क्लियर? तो करो ये वाला क्वेश्चन, करो जरा। बताऊंगा नहीं जेई में आया हुआ या नहीं आया। आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा किसी में भी ये बताने वाला नहीं हूं, देखते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। क्योंकि मैं ये देख चुका हूं कि जब बता देता हूं कि जेई में इसका क्वेश्चन है, आप कुछ ना कुछ जल्दीबाजी कर लेते हो। वंस मोर देखो, ये वाला क्वेश्चन जो करूंगा ना उसमें बिल्कुल सारी वही वाली बातें आएंगी, तब क्लियर हो जाएगा एकदम। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बेटा, जल्दी से बोलो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, कौन सा वाला? जो लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं वो क्वेश्चन लिख लें एक बार, फिर मैं जल्दी से लिख देता हूं। फिर गलती कर दी यार, फिर गलती कर दी जीएम यार, क्या कर रहे भाईला यार, 2 निकाल दिया। ऐसे नहीं काम चलेगा यार जीएम, ऐसे नहीं काम चलेगा। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। किसने निकाला? पीडी ने निकाला। वेल डन गाइस, वेल डन, वेल डन पीडी, वेल डन, सही आंसर निकाला है। तुम यार सवाल पूछने के बजाय तुम सॉल्व ही कर लेते ना कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं, तो आंसर निकल भी जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो चलो ध्यान से देखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर तो हैं नॉन कोलिनियर,
रिपीट ऑल। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ फिर दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन की बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। x माइनस टू टाइम्स ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर और 3 प्लस टू एक्स टाइम्स ए वैक्टर माइनस टू बी वैक्टर, ये दोनों वैक्टर अगर कोलीनियर हैं, इसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि x माइनस टू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप और 3 प्लस टू एक्स टाइम्स आई कैप माइनस टू जे कैप, इनको अगर मैं कोलीनियर बोलता, यानी कि सेम डायरेक्शन ही तो है, तो सेम डायरेक्शन तभी तो बनेगी जब आई वालों का आपस का रेशियो और जे वालों का रेशियो आपस में सेम होगा। यानी कि जब x माइनस टू अपॉन 3 प्लस टू एक्स विल बी इक्वल टू, क्या किया मैंने, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या रहा है वो 1 अपॉन माइनस टू। अब की बार आपको आई और जे की टर्म्स में ना देकर किसकी टर्म्स में दे दिया, किसी ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में दे दिया है। इस पूरे वेक्टर वाला चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आता है ना हमेशा, उसमें मैक्सिमम दिक्कत बच्चों को क्या आती है, मैक्सिमम दिक्कत ये आती है कि अगर क्वेश्चन में आई और जे की टर्म्स में दिया हुआ है तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना उनके लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आई और जे की टर्म्स में पढ़ा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ए और बी और सी की टर्म्स में सारा कुछ दे दिया तो आपको लगता है सर ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ नया सा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्वेश्चन। तो ध्यान से समझना कि अगर ऐसा भी दिया है और आपको बोल दिया कि ए बी सी नॉन कोलिनर हैं या नॉन कोप्लेनर हैं, यानी कहानी सेम ही चल रही है। तो आई और जे की बजाय जब उसने ए और बी वेक्टर ही दिए सिर्फ आपको, लेकिन ये बोल दिया कि ए और बी नॉन कोलिनर है, तो यूं समझ लो यार एक आई एक जे है, आई और जे अगर है तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने होता तो ये वाला रिलेशन लगाते ना आप। तो सिमिलरली इस वाले के लिए भी सेम रिलेशन लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बना माइनस टू एक्स प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस टू एक्स, यानी कि 1 इज इक्वल टू 4x, यानी x इज इक्वल टू 1/4। बहुत मुश्किल सवाल था सर ये तो, पता नहीं क्या कैसे, समझ ही नहीं आ रहा सर। बोलो 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 बोलो, समझे कि ना समझे? जिन्होंने पूछा है कि सर दोबारा रिपीट करना पिछला पार्ट, मैं भी रिपीट करूंगा। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हैंडल करना है, डिवाइड क्यों किया। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 होता है ना, ठीक 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 है ठीक है। जो जो आपके डाउट है मैं सारे अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो चैट को मैंने ऑफ किया है, मैं आपके डाउट क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको कहूं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, तो क्या ख्याल आएगा आपके दिल में? जिन्होंने ये पूछा ना कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 होता है ना, जिसका ये डाउट था, किसका था ये डाउट? एस जे का ये डाउट था। एस जे तुमसे मेरा एक सवाल है, अगर मैं कहूं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मिलके अगर नल वेक्टर बन रहा है तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आता है? सिर्फ वही बताएगा। कौन? जिसने पूछा था ये डाउट, किसने पूछा था ये? एस जे। एस जे प्लीज टेल मी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अगर मिलकर जीरो वेक्टर बनता है तो एक्स और वाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दोनों जीरो होंगे। अरे यार तुम क्यों जवाब दे रहे हो, उसको बंदे को देने दो, वो जवाब नहीं दे रहा है। चलो समझ गया ना कि x को भी जीरो होना पड़ेगा और y को भी जीरो होना पड़ेगा। इन द सेम वे मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि वेक्टर वाले सवाल चैप्टर में अक्सर आपको i और j के ना देकर ऐसा दे दिया कि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर अगर जीरो है, नल वेक्टर है, तो x को भी जीरो होना पड़ेगा, y को भी जीरो होना पड़ेगा, लेकिन तभी होना पड़ेगा जब a और b सेम डायरेक्शन में ना हो। देखो ना, i कैप और j कैप सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। इन द सेम वे अगर a और b सेम डायरेक्शन में ना हो, यानी कि नॉन कोलिनियर हो, तो x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b तभी पॉसिबल होगा इक्वल टू जीरो, तब x और y दोनों जीरो हो। अब सोचो अगर मैं कहूं कि i कैप प्लस j कैप और 2i कैप प्लस 2j कैप, जल्दी से बताओ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? जल्दी से बताना। अरे लैम्डा लेस देन 1 कहां आया था? 3/2 आया था यार, कमाल कर रहा है भाई तू यार। सेम डायरेक्शन में है ना, कैसे पता चला? कैसे पता चला? देखो ना, इस आई कैप प्लस जे कैप को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरा वाला वेक्टर आ गया। यानी जो आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। दूसरे वे में अगर इसको देखो, दूसरे वे में अगर देखो
कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में यानी कि कोलिनियर हैं। कोलिनियर अगर हैं तो देखो आई कैप वालों का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। जे कैप वालों का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। वही तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने, कि अगर x1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस y1 टाइम्स बी वेक्टर और x2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस y2 टाइम्स बी वेक्टर, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2 सेम हो। लेकिन ए और बी अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी ए और बी नॉन कोलिनियर होने चाहिए। उस केस में ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। अब समझ में आया क्या? एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आई होप आपको सबको आती होगी, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में भी सेम चीज पढ़ते हैं कि अगर कोई लाइन किसी ए पॉइंट से पास हो रही है और बी पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल गया हमें, क्या, बी माइनस ए वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन आती है आर इज इक्वल टू ए टाइम्स, सॉरी ए वेक्टर प्लस कुछ लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर। अगर लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये दोनों बातें तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगी, तो बहुत ही बेसिक सा मामला है। काम की बात क्या है कि अगर बाइसेक्टर्स की बात हो रही हो, किसकी बाइसेक्टर की, ध्यान से देखना। सपोज ये दो लाइंस हैं, ये लाइन ए वेक्टर के अलोंग है और ये वाली लाइन बी वेक्टर के अलोंग है, और ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट सी से पास हो रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर इसका बाइसेक्टर निकालना हो मुझे, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए होती हैं। एक तो कोई पॉइंट चाहिए होता है जहां से वो लाइन पास कर रही हो, दूसरा उस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए होता है। तो वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये वाला बन जाएगा ए कैप प्लस बी कैप, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालना, इसका यूनिट वेक्टर निकालना, दोनों को ऐड कर देना तो बाइसेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। दूसरे वाले बाइसेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ए कैप माइनस बी कैप आ जाएगी। ये बात समझ गए कि ना समझे, जल्दी बताना। आती है, ये बात भी आती है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो तो आगे बढ़ो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्लियर होनी चाहिए। एसजे क्या नहीं क्लियर है बेटा, जल्दी से बोलो क्या नहीं क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्लियर नहीं है। चलो मैं थर्ड पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सपोज ये एक रोम्बस है, सपोज ये एक रोम्बस है, ठीक। ये वाला वेक्टर ए कैप है और ये वाला वेक्टर बी कैप है, तभी तो रोम्बस बनेगा। दोनों साइड की लेंथ सेम होगी तभी तो रोम्बस बनेगा। तो ए कैप और बी कैप दोनों की लेंथ 1 है, दोनों की लेंथ 1 है, ठीक है। और जो डायगोनल होता है, डायगोनल की डायरेक्शन क्या आएगी, ए कैप प्लस बी कैप आएगी, बिल्कुल ठीक है। और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट भी करता है। ये तो ज्योमेट्री हो गई। अब मैं इसकी उल्टी चीज यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर ये पैरेललोग्राम होता, पैरेललोग्राम होता और मुझे ये डायगोनल नहीं निकालना होता, मुझे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना होता, तो मैं क्या करता, मैं कहता कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं और इस डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों यूनिट वेक्टर को मिलाने से एक रोम्बस बन जाएगा, और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। और डायगोनल क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप। अब समझ गए क्या, अब समझ गए क्या, जल्दी बताना। मुझे चैट ऑफ करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। डायरेक्शन कैसे है समझा दिया मैंने, अब बोलो 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 बोलो। नहीं बेटा, डिटरमिनेंट से नहीं निकाल सकते उसको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो करो जरा, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइंस। देखें जरा, आपको कुछ बातें मैंने बताई नहीं है, बेसिक बातें, बेसिक बातें बताई नहीं है। लेट्स सी वो बेसिक बातें आपको ध्यान है या नहीं है। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के दिखा दो मुझे इन लेस देन 2 मिनट्स। डायगोनल यूनिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डायगोनल की लेंथ तो ए कैप प्लस बी कैप का मॉड आएगी, 1 नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। निकालो जरा, निकालो 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 निकालो।
वेल डन क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। हाय सागर, क्वेश्चन कर दो फटाफट से। अच्छा, डिटरमिनेंट से तुम वो कह रहे हो कि ठीक 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 ठीक, हाँ समझ गया क्या कहना चाह रहे हो। डिटरमिनेंट से भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि चीज तो सेम ही बन रहा है ना, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू 0, सेम बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेक्टर साइन 3D नहीं आते। लो प्रीवियस स्लाइड। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन के आंसर का, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब निकालता है। आई एम वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मयंक आया है तो बता दो बेटा क्या आ रहा है। ईगरली वेटिंग, लेस देन 2 मिनट्स। म्यू इक्वल टू 1 तो नहीं पूछा मैंने, तो पॉइंट पूछा है। पॉइंट क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। म्यू इक्वल टू कितना आएगा वो थोड़ी पूछ रहा हूं मैं यार। (5, -7, 6) दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल। अरे ऐसे ही सवाल, ये बेसिक चीजें तुमने सीख ली तो जे मेंस के सारे सवाल हो जाएंगे यार। हाँ हाँ, 5, -7, 6 कई बच्चों ने निकाल लिया सही जवाब। जिनको नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन हैंडल करना, ध्यान से सुनना काम की बात जो मैंने बताई नहीं थी, विच आई वॉज अज्यूमिंग कि आपको ध्यान होगी। इस लाइन पे अगर कोई जनरल पॉइंट लेना हो तो देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1+2 लैम्डा टाइम्स आई कैप। और जे कैप के साथ क्या आ रहा है, जे कैप के साथ आ रहा है -1 -3 लैम्डा। और के कैप के साथ क्या आ रहा है, के कैप के साथ आ रहा है 8 लैम्डा -10। तो इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट क्या ले लूं, 1+2 लैम्डा कॉमा -1 -3 लैम्डा कॉमा 8 लैम्डा -10। ये पहली वाली लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने। सिमिलरली दूसरी वाली लाइन पे जनरल पॉइंट देखो क्या आ जाएगा, 4+ म्यू, ये तो आई कैप के साथ आ रहा है, -3 -4 म्यू, ये जे कैप के साथ आ रहा है, और के कैप के साथ क्या आ रहा है, 7 म्यू -1। अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। दोनों होने का मतलब उधर से और इधर से कैसे भी निकाल लूं, दोनों सेम पॉइंट बनने चाहिए। दोनों सेम पॉइंट तभी बनेंगे जब x कोऑर्डिनेट मैच कर जाए, y कोऑर्डिनेट मैच कर जाए और z कोऑर्डिनेट भी मैच कर जाए। यानी कि 1+2 लैम्डा 4+ म्यू के बराबर हो जाए, -1 -3 लैम्डा -3 -4 म्यू के बराबर हो जाए, और 8 लैम्डा -10 7 म्यू -1 के बराबर हो जाए। शायद म्यू की वैल्यू 1 आती है और लैम्डा की वैल्यू 2 आती है। लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हुई है। म्यू की वैल्यू 1, 4 + 1 5, ठीक तो है, ठीक तो है। म्यू की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 2। अब सुनना एक बात बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या किया, मैंने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वल करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली, और मैं खुश हो गया कि मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो। ऑप्शन में डी ऑप्शन दे रखा हो, नन ऑफ दीज। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर रही हूं, स्क्यू लाइंस, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो लैम्डा और म्यू को सॉल्व करके मैंने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली। मुझे एक काम और करना चाहिए कि चेक करना चाहिए कि ये दोनों वैल्यूज z कोऑर्डिनेट को भी सेम बना रही है या नहीं बना रही है। लैम्डा को 1 डालने पर z कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -2। म्यू को 1 डालने पर, सॉरी लैम्डा को 2 डालने पर z कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 6। और म्यू को 1 डालने पर z कोऑर्डिनेट आ रहा है 6। यानी कि सब कुछ सही है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, इंटरसेक्ट कर रही है तो अब या तो लैम्डा की वैल्यू डाल दो या म्यू की वैल्यू डाल दो और पॉइंट आ जाएगा 5, -7, 6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जो काम की बात मैंने बताई लास्ट वाली वो याद रहेगी, समझे कि ना समझे। हाँ, थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। एसवी ने बिल्कुल सही बोला है।
अच्छा, मैं किस लिए आंसर नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सही निकाला तुमने। गुड 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 गुड, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं। बिल्कुल आता है भैया, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट ए बी और सी अगर कोलिनियर हैं तो आपको एक चीज हमेशा दिमाग में, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि ए बी वैक्टर निकाल लूं, दैट शुड बी लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर। ये अलग अलग कंडीशनें बता रहा हूं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से काम में आ सकती है। 3 पॉइंट्स ए बी सी विल बी कोलिनियर इफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर, क्योंकि सेम डायरेक्शन बन रही है ना, तो कोलिनियरिटी वाली वो वाली कंडीशन यूज कर ली मैंने। दूसरा पॉइंट, 3 points with position vector a b c respectively are collinear if and only if there exist scalars x y z not all zero simultaneously such that xa plus ya yb plus zc equal to 0 where x plus y plus z is equal to 0। नहीं आया सर समझ में, क्या कह दिया, समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर 3 पॉइंट, कौन कौन से, a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो अगर सवाल में कुछ ऐसा दे दिया कि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर 0 के बराबर है, तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा मेरे भाइयों, x प्लस वाई प्लस जेड को 0 होना पड़ेगा। उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर ये दे दिया है तो ये होना बहुत ही जरूरी है। और कभी कभी ऐसा दे सकता है कि सपोज लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 गिवन वेयर ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर कोलिनियर, फाइंड लैम्डा। तो ये पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो इस रिलेशन में देखो x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर इक्वल टू 0 टाइप का दे रखा है। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड को 0 होना पड़ेगा। जैसे ही आप लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 को 0 करोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये तीनों पॉइंट ये और ये, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और कल को क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स सी वेक्टर, ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, फाइंड लैम्डा, तो ऐसे में क्या कर देना आप, लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से बताना। और आ गया समझ, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और काम की बात, कोलिनियरिटी कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय फर्स्ट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स एंड सेटिस्फाइंग द थर्ड पॉइंट। ये तो सिंपल सी बात है कि आप ए और सी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लो और ये बी पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है वो अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। सिंपल सी बात है। बात करते हैं अब स्केलर प्रोडक्ट की, विच इज वेरी वेरी इजी थिंग। आप फिजिक्स में बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, दो वेक्टर्स को अगर स्केलर डॉट करना है तो ध्यान रहे, काम की बात यह है कि उनके बीच का एंगल डिफाइन करने के लिए आपको दोनों की जो पूंछ है उसको मैच करना पड़ेगा, तभी उनके बीच का एंगल डिफाइन होगा। ऐसा कभी मत कर देना कि ए वेक्टर यहां पड़ा हुआ है और बी वेक्टर यहां पड़ा हुआ है, आपने कहा सर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आ रहा है। ना 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 ना, आपको ए वेक्टर को थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा या फिर बी वेक्टर को थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा कि उनके बीच का एंगल एक्चुअली 120 डिग्री है। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट में इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि दोनों के बीच का एंगल डिफाइन करने के लिए दोनों की पूंछ को मिलाना बहुत जरूरी है। और ये बात तो आप जानते ही हो कि ए डॉट बी जो है वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। यहां से काम की बातें क्या क्या निकल रही हैं।
पहली काम की बात ये निकल रही है कि कल को कॉस थीटा निकालना हो, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी कर देना। इसकी वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव आ रही हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो सकता है इसकी वैल्यू जीरो आ रही हो। तो आप समझ गए होगे जीरो आ रही होगी यानी कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, पॉजिटिव आ रही होगी यानी कि उनके बीच का एंगल एक्यूट है, नेगेटिव आ रही होगी यानी उनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। तीसरी बात, एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप, ए डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप, ए डॉट के कैप टाइम्स के कैप। सर मेरे तो समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूं, बड़ी काम की बात है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज ए वेक्टर मुझे ये दे रखा है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये दे रखा है मुझे। अगर मैं ए को आई कैप से डॉट करता हूं तो सिर्फ A1 ही तो आएगा, क्योंकि जे कैप और आई कैप का डॉट जीरो, के कैप और आई कैप का डॉट भी जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यानी कि A1 की जगह ये जो A1 दिख रहा था, इस A1 की जगह सिर्फ क्या डाल दिया मैंने, ए डॉट आई कैप डाल दिया, वही तो लिखा है ए डॉट आई कैप, इसका एक्स कंपोनेंट है, ए डॉट जे कैप इसका वाई कंपोनेंट है, ए डॉट के कैप इसका जेड कंपोनेंट है। कभी कभी इस तरह की चीज यूज में जब आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ए डॉट आई कैप क्या है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ए डॉट जे कैप क्या है, उसका वाई कंपोनेंट है, ए डॉट के कैप क्या है, उसका जेड कंपोनेंट है। समझ नहीं आया? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? चलो जब जब क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे मैं तुम्हें ये वाला पार्ट दोबारा समझा दूंगा। फिलहाल ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज उसका एक्स कंपोनेंट ए डॉट आई कैप, उसका वाई कंपोनेंट ए डॉट जे कैप, उसका जेड कंपोनेंट ए डॉट के कैप। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कर दो फटाफट से, क्वेश्चन को नोट डाउन करना, फिर जो बच्चे का पिछला डाउट था वो मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। हाँ हाँ बताता हूँ, लास्ट स्लाइड बताता हूँ अभी। चलो ये वाली स्लाइड, इसका तुम्हें शायद दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया होगा ना, दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि ये तीन पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी, ये तीनों अगर कोलिनियर हैं, और क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल दे कि लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 टाइम्स सी वेक्टर अगर जीरो के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 जीरो के बराबर होगा, सिर्फ तभी पॉसिबल होगा। ठीक, समझाने के लिए चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। इस रिलेशन को देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है x टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जेड टाइम्स सी वेक्टर। ठीक, यानी कि x टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर डिवाइडेड बाई माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी को x इज टू वाई के रेशियो में डिवाइड कर रहा है c। अगर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तभी तो सीध में आएगा ना, एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके हिसाब से c के कोऑर्डिनेट आएंगे x टाइम्स बी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। लेकिन सवाल कह रहा है कि डिवाइड में माइनस जेड आ रहा है, तो माइनस जेड अगर आ रहा है यानी x प्लस वाई और माइनस जेड दोनों सेम होने पड़ेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या जवाब निकाला है बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर निकाला है? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला की तरह है, वही तो एक्सप्लेन किया मैंने अभी। 25 25 25 25 25, बहुत सारे बच्चों ने 25 निकाल लिया है। मुश्किल था क्या ये सवाल, बताना जरा। ये -25 नहीं आएगा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, मॉड्यूलस लगा रखा है मेरे भाइयों, मॉड्यूलस लगा रखा है यार, क्या करते हो, मॉड्यूलस लगा रखा है, -25 नहीं आएगा यार। सवाल को ध्यान से पढ़ने की अभी तक तुम्हारी आदत डली नहीं है। जो बच्चा बार बार कह रहा है कोई बढ़िया बुक, मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा, जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर जवाब दो।
अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये सवाल आपको आसान लगा या मीडियम लगा या मुश्किल लगा? जल्दी से बताना, ये सवाल आसान लगा, मीडियम लगा या मुश्किल लगा? आसान था, आसान था, और आसान आसान आसान, मीडियम, आसान। मैं जानकारी के लिए, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लो कितने आसान सवाल आते हैं जेई मेंस में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मीडियम, वेरी इजी, सीबीएसई, हाँ बिल्कुल सीबीएसई लेवल है यार। देखो a प्लस बी प्लस सी, जीरो दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। वेक्टर का स्क्वायर समझते हो ना, तो ये बनेगा a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा a डॉट b, कह दिया मैंने, उसका मतलब समझ जाओ कि a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, दिस इज इक्वल टू 0। a वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या है? a वेक्टर के स्क्वायर का बेसिकली मतलब होता है a का a के साथ डॉट, यानी कि मॉड a का होल स्क्वायर। मॉड a का होल स्क्वायर कितना बन रहा है? 25, प्लस मॉड b का होल स्क्वायर कितना बन रहा है? 16, प्लस मॉड c का होल स्क्वायर कितना बन रहा है? 9, और प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा a डॉट b, दिस इज गिवन एज 0। 16 और 9 25, 25 और 25 50, तो सिग्मा a डॉट b की वैल्यू -25 आ रही, बट -25 इज नॉट द आंसर, क्योंकि आपसे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, यानी कि आंसर विल बी 25। कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, ये करो जरा। ए लाइन इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस गिवन वेक्टर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। चैट को ऑफ कर दूं? अभी करता हूं, रुको। जब ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तब चैट को ऑफ कर दूंगा। तब तक अगर किसी बच्चे को पिछला पार्ट समझ में नहीं आया हो तो बोल सकता है। पिछले क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आई हो तो बता सकते हैं। क्लियर, गुड। फिर खोटा आंसर निकाल दिया आरएस ने यार, फिर गड़बड़ कर दी। हाँ सर, क्या? मेरे से सवाल मत पूछो यार, सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। जब मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद जरूर पूछ लेना कि सर ये वाला पार्ट कैसे आया, ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है आर एस रणवीर, ओके। रणवीर तुम तो आंसर निकाल दो सही से। खोटा कर दिया, फिर खोटा कर दिया, फिर खोटा कर दिया, ऐसे क्या कर रहे हो यार? लगता है 2√5 ना भाईला, ना तो 5/3 आएगा ना 2√5 आएगा। फिर 5/3 निकाल दिया एक और बच्चे ने यार, ऐसे क्या कर रहे हैं यार? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ए करेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइज। 5√3 ना यार, ना 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 ना, 2 भी नहीं, 10√2 भी नहीं, 1/3 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4√2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4√2 भी नहीं, 55/4 भी नहीं, 5/4 भी नहीं। मुझे तो करना ही पड़ेगा। खैर चलो, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाए, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं अपन। देखो,
क्या किया आपने, शायद ये किया होगा कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन अपन को पता है कि वो पॉइंट ए यानी कि 1 - 2 - 1 से तो पास हो रही है और 1 - 2 और 2 के पैरेलल है। कोई एक पॉइंट पी दे रखा है, कोई एक पॉइंट पी दे रखा है जो कि है 5,0,-4। आपसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, तो शायद आपने ये वाला पॉइंट अज्यूम किया होगा 1 + लैम्डा -2 लैम्डा -1 + 2 लैम्डा, ऐसा ही किया होगा ना। और ये पॉइंट अज्यूम करने के बाद आपने, सपोज दिस इज पॉइंट बी, आपने ए बी वैक्टर निकाला होगा और ए बी वैक्टर का पी बी वैक्टर के साथ डॉट जीरो किया होगा, वहां से कुछ लैम्डा की वैल्यू आई होगी। वो लैम्डा की वैल्यू आई तो आपने बी पॉइंट निकाला होगा, बी पॉइंट निकालने के बाद पी और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला होगा। इतना लंबा, हर कदम कदम पर गलती के चांसेस, क्यों बार बार लैम्डा आ रहा है, बार बार माइनस करना है, डॉट करना है। ये लंबा मेथड है, छोटा मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। क्या आप ये बात जानते हो कि अगर ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, अगर मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर डालकर सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना हो, ये वाला एंगल अगर थीटा हो, तो ये डिस्टेंस तो मॉड ए कॉस थीटा आएगा ना। या यूं कहूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज मॉड ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा हमेशा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी लिख देना भैया। क्योंकि मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस लेंथ की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं पूरे पे एक मॉड और लगा दूंगा। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, दूसरी तरफ फ्लाई कर रहा हो, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो, लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी यानी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड लगा दिया। मॉड ए कैंसिल हो गया, आंसर बचा मेरे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। ये क्लियर? ये अगर क्लियर है तो उस डायग्राम को ध्यान से दोबारा देखो। यहां कहीं था पी पॉइंट जो कि था 5 0 -4, यहां कहीं था ए पॉइंट जो कि था 1 -2 -1, और इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है मेरे पास जो कि है 1 -2 और 2। इस वेक्टर कौन सा, एपी वेक्टर का इस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन नहीं तो निकालना है और कुछ थोड़ी करना है। यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला एंगल थीटा, तो एपी कॉस थीटा तो निकालना है। यानी मैं एपी कॉस थीटा का मतलब एपी डॉट बी डिवाइडेड बाई एपी का मॉड डिवाइडेड बाई बी का मॉड, और पूरे पे मॉड लगा देता हूं क्योंकि लेंथ निकालनी है। एपी का मॉड कैंसिल हो गया, डायरेक्टली डिस्टेंस निकल के आया एपी डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मॉड, पूरे पे मॉड लगा रहा हूं क्योंकि लेंथ निकालनी है। तो फिर एपी वेक्टर निकाल लो। एपी वेक्टर क्या आ रहा है, 5 - 1 4 0 और ये आया 2 और -4 + 1 -3। बी वेक्टर दे रखा है तो क्यों ना अपन एपी डॉट बी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 4 × 1 4, 2 × -2 -4, -3 × 2 यानी कि -6। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यार, 4 2 और -3, ठीक है। बी वेक्टर आया 1 4 -4 -6, तो लेंथ आ रही है ये -6 के बराबर, ठीक है जी। -6 डिवाइडेड बाई बी का मॉड 4 4 8 और 9 3, हाँ सॉरी यार, 2 आंसर निकाला था कई बच्चों ने, आई थिंक मेरे पास कुछ गलत इंफॉर्मेशन थी। 2 इज द करेक्ट आंसर, लुक्स लाइक सो। 2 शायद ठीक आंसर था, कई बच्चों ने निकाला था। ऐसे ने निकाला था और कई बच्चों ने 2 निकाला था। ठीक 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन बी, हाँ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 सही। किस का आया था 2, जल्दी से बता दो जरा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला 2 आ रहा है, ठीक। मैंने मिस कर दिया था आपका आंसर 2, मेरे पास अंजलि का भी 2 आया था। बहुत बढ़िया। एक बार और, कौन सा वाला पार्ट एक बार और बेटा, कौन सा वाला पार्ट एक बार और जल्दी बोलो यार, आगे बढ़ना है। नहीं समझ में आया, शॉर्टकट वाला। चलो देखो, दोबारा देख लो भाई। ये लाइन थी जो कि ए पॉइंट से पास हो रही थी 1, -2, -1,
और इस वेक्टर के पैरेलल थी। उस वेक्टर को मैं इसी लाइन के ऊपर बना देता हूँ। इस वेक्टर के पैरेलल थी इस वेक्टर के। ये वेक्टर क्या था? ये 1 -2 और 2 था। कोई P पॉइंट था जो कि 5 0 -4 था। यहाँ से अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्यों ना मैं इस AP वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लूँ। किसके ऊपर? इस वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन क्या आएगा? AP डॉट B डिवाइडेड बाई B वेक्टर का मॉड। पूरे पे मॉड लगा रहा हूँ, कल को लेंथ नेगेटिव ना आ जाए। तो AP वेक्टर निकाल लेता हूँ। ये वेक्टर क्या आया? इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, जो कि आ रहा है 4, 2, -3। तो AP का B के साथ अगर डॉट निकालूंगा, यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट करना है, जो कि आ रहा है 4 -4 -6, यानी कि वैल्यू आई -6 डिवाइडेड बाई B का मॉड यानी कि इस वाले का मॉड। इसका मॉड कितना आएगा? √1² + 2² + 2²। 4 4 8 और 1 9 यानी कि 3। तो डिवाइड में 3, पूरे पे मॉड लगा हुआ है, आंसर आ गया 2 के बराबर। अब समझ गए? अब समझ गए? जल्दी बोलना। आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो तुम जल्दी जल्दी आंसर दिया करो ताकि अपन स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ पाएं, ठीक है? वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो A क्रॉस B आपको ध्यान होगा, ये मॉड A B साइन थीटा n कैप का मतलब A और B के दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर डायरेक्शन, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू एक वेक्टर के रूप में आती है। पिछला स्केलर प्रोडक्ट था। ये भी आप जानते होंगे कि अगर I J और K की फॉर्म में दे रखे हैं तो A क्रॉस B निकालना बड़ा आसान होता है। डिटर्मिनेंट बनाओ I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। ज्योमेट्रिकली A क्रॉस B का अगर मॉड निकालोगे, इट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर। कैसे देखो जरा। सपोज यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये A वेक्टर था और ये वाला B वेक्टर था, ठीक? ये वाला एंगल था थीटा। तो ये जो हाइट है ये मॉड B साइन थीटा आ जाएगी ना। और एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा A का मॉड, ये तो बेस हो गया। हाइट कितनी हो गई? वो हो गई मॉड B साइन थीटा। देखो ना, मॉड A मॉड B साइन थीटा कौन है? ये A क्रॉस B का मॉड्यूलस ही तो है। तो A क्रॉस B का मॉड्यूलस बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स A वेक्टर और B वेक्टर से बन रही हो। क्लियर? चलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कॉस थीटा निकालना हो तो A डॉट B अपॉन मॉड A साइन थीटा निकालना हो तो A क्रॉस B का मॉड डिवाइड बाय मॉड A ये बात अपन कर चुके हैं कि इतना पार्ट को देखो, वेक्टर पार्ट हटा दो तो A क्रॉस B का मॉड और मॉड A उससे डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तीसरी बात, इफ ABC आर पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ABC देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विल बी हाफ ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A पूरे का मॉड्यूलस निकाला जा रहा है। सुनना ध्यान से सुनना, काम की बात है। अगर ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट हो तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूं? इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप इस वेक्टर और इस वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो और उसका हाफ कर दो तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? A क्रॉस B की वैल्यू निकालो प्लस B क्रॉस C की वैल्यू निकालो प्लस C क्रॉस A की वैल्यू निकालो। कोई वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर को ऐड करो, कोई नया वेक्टर आएगा। उस नए वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लो और हाफ से डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये नोट्स तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा, ठीक? लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी काम की बात कि अगर कोलिनियर हैं तो एक और कंडीशन निकल के आ गई, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज इक्वल टू 0। पहले अपन ने 3 पॉइंटों के कोलिनियर होने की अलग अलग 2 कंडीशनें पढ़ी थी। अब एक और कंडीशन निकल के आ गई है कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस, सिंपल सी बात है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A की वैल्यू 0 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल वेक्टर्स आर A वेक्टर एंड B वेक्टर। कोई भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके डायगोनल्स मुझे मिल जाएं, ये A वेक्टर दूसरा डायगोनल B वेक्टर, तो आप A क्रॉस B के मॉडुलस का हाफ कर देना, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल आएगा, A क्रॉस B से हाफ आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। अभी मैंने पोजीशन वेक्टर दिए हैं बेटा, अभी पोजीशन वेक्टर दिए हैं मैंने। अगर ये वेक्टर निकालोगे तो ये वाला वेक्टर आएगा b माइनस ए, ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर निकालोगे तो वो आएगा c माइनस ए। तो क्रॉस में c माइनस ए, इनका क्रॉस निकाल के देख लो, एग्जैक्टली ये बन रहा होगा। देखो b क्रॉस c ये रहा, माइनस में b क्रॉस ए यानी प्लस में a क्रॉस b ये रहा, फिर माइनस में a क्रॉस c यानी प्लस में c क्रॉस a ये रहा, और a क्रॉस a तो जीरो ही आएगा। सेम ही तो बात है, समझ गए? चलो, तो ये डिस्कस कर लिया अपन ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जानते हो या नहीं जानते हो? लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जानते हो या नहीं जानते हो? अगर जानते हो तो यस सर लिखना, नहीं जानते हो तो नो लिखना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, काम की चीज है। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जानते हो तो यस, नहीं जानते हो चलो ध्यान से देखना भैया। ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना, फिर ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, अरे यार ये डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ये तो बताया मैंने कि किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी उसका खुद के साथ डॉट हो रखा है। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, देखो ये और ये क्या ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो बात तो सेम ही है ना। और मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर करूंगा तो बनेगा मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतने पार्ट को ध्यान से देखो, इतने पार्ट को, ये तो भैया ए डॉट बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर कर दिया तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो इस आइडेंटिटी के अलावा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए? हाँ, डिटर्मिनेंट की जैसी है। तो इसको आप डिटर्मिनेंट भी बना सकते हो, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी। सेम एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को तो यही वाली चीज बन जाएगी। यस सर, बहुत बढ़िया, जल्दी समझ रहे हो आज। करो फिर ये वाला क्वेश्चन, 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। सवाल बढ़िया है, इंटरेस्टिंग भी है, और जो मैंने सिखाया है उस पे ही बेस्ड है। करो जरा। अरे बेटा नोट्स कहां से मिलेंगे? क्लास के बाद बता दूंगा, तुम पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। नोट्स कहाँ मिलेंगे, डीपीपी कहाँ मिलेगी, सब कुछ बता दूंगा क्लास के लास्ट में। हाँ, जब मैं कहूँ कि आज की क्लास खत्म हो गई है तो मुझे याद दिला देना कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये बता दो। कमाल कर रहे हो यार, आंख मींच के कह रहे हो सर डी आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा यार? क्यों किया गलत बेटा, क्यों किया गलत? जिन बच्चों को वेक्टर में दिक्कत आती है उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आज वाला जो लेक्चर है, एक लेक्चर में वेक्टर पूरा, तुम यूँ समझो कि सर मुझे वेक्टर बिल्कुल नहीं आता और आज में पूरा समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चैप्टर्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर्स के लिए खासकर पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत पहले बेसिक इसकी जानकारी होनी चाहिए। दीपांशु ने बीसी निकाला है, अंकुर ने एसी निकाला है, जीएम ने बीसी निकाला है, बट ट्राइंग हार्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें दिक्कत आती है, स्टिल यू आर ट्राइंग हार्ड, दैट्स द स्पिरिट एस जी। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, बीसी नहीं एसी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना ये तो मुझे क्लियर हो गया सवाल को देखकर कि मुझे यू का मॉड तो निकालना ही पड़ेगा। तो यू ये दे रखा है मुझे, यू का मॉड निकाल लेता हूं मैं। यू का मॉड
या एक काम करता हूँ यू स्क्वायर का मॉड निकाल लेता हूँ, यानी ए माइनस ए डॉट बी टाइम्स बी वेक्टर, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकलेगा? दिस विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर टाइम्स बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस डॉट दिस, यानी कि ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है जी। और ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 और ये 1, और ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि 1 प्लस ये वाला पार्ट तो बन गया 1, और ये 1 बना तो बना ए डॉट बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर, यानी कि आ रही वैल्यू 1 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। यू के मॉड की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक सॉरी, यू के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है जी। अब मुझे वी का मॉड और निकालना है, तो मैं वी के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी मैं ए क्रॉस बी के स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, जो कि होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। और ए और बी दोनों के मॉड 1 है, यानी कि बन जाएगा 1 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यानी v के मॉड का स्क्वायर भी a माइनस ए डॉट 1 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर आ रहा है, और मॉड u का स्क्वायर भी 1 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि a तो करेक्ट हो ही गया, v का और u का मॉड सेम आ रहा है। अब b और c में से किसी को करेक्ट होने के लिए ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट 0 होना पड़ेगा ना, तो मैं u डॉट ए निकाल लेता हूं। u क्या है, जगह कम पड़ रही है यार, जल्दी ध्यान देना, u क्या है, u वेक्टर था मेरे पास a वेक्टर माइनस a डॉट बी टाइम्स b वेक्टर। u डॉट a अगर निकालूं तो ये बन गया मॉड a का स्क्वायर माइनस ये वाला बन गया a डॉट b का होल स्क्वायर, तो ये तो आया 1 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। और u डॉट b अगर निकालूं तो यहां पे बन जाएगा a डॉट b माइनस यहां पे बन जाएगा a डॉट b इंटू मॉड बी का स्क्वायर, ये तो 1 है, ये 1, तो a डॉट बी माइनस ए डॉट बी यानी कि 0, तो u डॉट ए 0 नहीं आ रहा है, u डॉट बी 0 आ रहा है, यानी कि c इज ऑल्सो करेक्ट, a इज ऑल्सो करेक्ट। थोड़ा सा टिपिकल था, जे मेंस में आया सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल था, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब निकाला है, बी और सी सही जवाब नहीं है, करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। बताना जरा समझ में आया या नहीं आया? स्लाइटली डिफिकल्ट। हाँ, आरजे का सही आया था, ए एंड सी। सृष्टि तुम्हारा गड़बड़ है, रिपीट करना है, वाई नॉट बी। मल्टी कैसे, मल्टी मैंने बनाया बेटा, जे मेंस में मल्टीपल नहीं आता, मैंने बनाया मल्टीपल, पता चल गया कहां गलती, ठीक है। चलो दोबारा देख लो यार, देखो अगर तुम दोबारा पूछोगे ये वाला सवाल तो ट्रिपल प्रोडक्ट कवर ढंग से नहीं हो पाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट ढंग से कवर नहीं हो पाएगा। तुम कहो तो मैं रिपीट कर दूंगा, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट में भगाऊंगा, या तुम कहो कि ठीक है सर हम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे और एक बार खुद से आंसर निकाल के देख लेंगे, तो पक्का आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं अपन। ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने, तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं, एक अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर ऐसा है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरफ आएगा, पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन में आएगा, यानी पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर और दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इस ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ले लूंगा मैं, किसके ऊपर, पी क्रॉस क्यू के ऊपर। तो प्रोजेक्शन तो ये होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, यानी ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू डिवाइड बाई पी क्रॉस क्यू। ए बी वेक्टर की वैल्यू डाली मैंने और कुछ नहीं किया है। ये फॉर्मूला अगर याद रख लोगे, बाई चांस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेना, जल्दी से आंसर आ जाएगा। इसका मैं आपको सॉल्व करने के बजाय इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं होमवर्क में, और आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। आंसर विल बी 6/√5। करोगे का क्वेश्चन होमवर्क में, जल्दी बताना।
जल्दी बताना, होमवर्क में करोगे कि नहीं करोगे? यस, चलो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, अभी करने का टाइम नहीं है क्योंकि तुमने पिछले क्वेश्चंस में बार बार चीजें पूछी हैं। देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा, उसका किसी तीसरे वेक्टर सी के साथ डॉट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई। ये वाली चीज कभी भी काम में नहीं आने वाली है, ये सिर्फ एक किताबी फॉर्मूला है जो कभी काम में नहीं आएगा। क्या क्या चीजें काम में आएंगी? ये चीजें काम में आएंगी कि ए क्रॉस बी डॉट सी को बॉक्स ए बी सी लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन है। सर अगर बॉक्स ए बी सी लिख दिया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन क्रॉस हो रहा है और कौन डॉट हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉक्स ए बी सी इज सेम एज ए क्रॉस बी डॉट सी इज सेम एज ए डॉट बी क्रॉस सी। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, पहले आना चाहिए, फिर भी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए। डॉट चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको बॉक्स एबीसी नाम दे दिया गया है, क्योंकि डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, वैल्यू सेम आती है। दूसरी काम की बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड का मतलब ऐसा, अगर आपके सामने एक पैरेललोपाइप्ड है, क्यूबॉइड देखा ना, क्यूबॉइड में सारी चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। वो परपेंडिकुलर ना होकर अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से बन रहा हो पैरेललोपाइप्ड, यानी जिसके सारे फेस, कोई भी फेस उठाकर देख लो एक पैरेललोग्राम ही बनता हुआ दिखेगा। क्यूबॉइड में क्या होगा? हर फेस रेक्टेंगल बनता हुआ दिखेगा। इसमें क्या होगा? हर फेस आपको पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखेगा। ऐसा अगर हो तो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या कर लेना, डायरेक्टली बॉक्स से बीसी निकाल लेना। बहुत ज्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं कि द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी, ए बी सी, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। डॉट और क्रॉस को कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर काम की बात है। ठीक, एबीसी का बॉक्स, बीसीए का बॉक्स और सीएबी का बॉक्स, साइक्लिक ऑर्डर समझते हो ना? साइक्लिक ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में लिख लो ए बी सी, ये साइक्लिक ऑर्डर अगर बनाओ तो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, किसी भी ऑर्डर में बॉक्स प्रोडक्ट लिख लो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ये भी काम की चीज है। और अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहां पर ए बी सी ऑर्डर था, यहां पर आपने ए सी बी कर दिया, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी एक ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, यहां पर ऑर्डर उल्टा हो गया, सी पहले आ गया, तो बाहर लग जाएगा एक माइनस साइन। ये एक काम की बातें हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। एक और काम की बात कि अगर तीनों वेक्टर आपको आई, जे और के की फॉर्म में दे रखे हो तो बॉक्स एबीसी निकालना बड़ा आसान, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हाँ, लेकिन अगर जो आपको दिक्कत आती है कि सर आई, जे और के की फॉर्म में दिया होता फिर तो मैं कर लेता, पर मुझे अब की बार एल वेक्टर, एम वेक्टर और एन वेक्टर की फॉर्मेट में दे दिया, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, जो डिटर्मिनेंट बनाया था उसको बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एल एम एन से मल्टीप्लाई कर देना। ये लास्ट वाली सबसे ज्यादा काम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है कि अगर आपको आई, जे और के की फॉर्म में दे रखा हो फिर तो डिटर्मिनेंट से बॉक्स प्रोडक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर एल, एम और एन की फॉर्मेट में दे रखा हो तो डिटर्मिनेंट के साथ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एल एम एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगली काम की बात कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आएगा, यानी डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। इसका उल्टा भी सही, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है यानी कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगली बात, किसी वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो स्केलर डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, सेम एज किसी डिटर्मिनेंट में एक लाइन में के मल्टीप्लाई हो रहा हो तो के बाहर निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के सम से बना है तो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, जिसकी बचे हुए दोनों कॉलम सी और डी सेम रहने चाहिए। अगली काम की बात, बहुत ज्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रॉपर्टी अगर याद रहे तो रिजल्ट जल्दी निकल जाएगा कुछ क्वेश्चंस में। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का बॉक्स जीरो आएगा। अगली काम की बात, अगर ये प्लस में होते तो ये ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी आएगा, और अगर ये माइनस में होते तो वैल्यू जीरो आएगी। ये सारी चीजें अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं।
इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, हर इंफॉर्मेशन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में काम में आई है। आई होप ये चीजें आपने पढ़ रखी होंगी और इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और काम की बात, ये वाली बॉक्स एबीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर इज इक्वल, कहां गया कर्सर, कहां गया यार, ये रहा, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। कुछ वैसा ही है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जैसा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो इसके अलावा हो नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा जोर आएगा। ठीक, लास्ट वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो इस फॉर्मूले के अलावा हो नहीं पाएगा, बहुत 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 ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा जोर, बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। इसलिए लास्ट वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। करें क्या क्वेश्चन इसके ऊपर, जल्दी से बताना। चलो करो जरा ये वाला क्वेश्चन। एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, लैम्डा इज अ रियल नंबर, देन द वेक्टर्स दिस 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 एंड दिस आर नॉन कोप्लेनर फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा। बिल्कुल आ सकता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिल्कुल 100% आ सकता है। चलो चैट को ऑफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कर दो ताकि अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कवर कर लें तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का ही खेल है सारा। एक मिनट बीत चुका है, देखते हैं क्या आंसर निकला है बच्चों का। चैट इज ऑन। सी 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 सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी इज द करेक्ट आंसर। एक भाई ने बी निकाला है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। सी जिनका भी निकला है वो सही है बिल्कुल। देखो वही तो कह रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। जब भी कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर ऐसी कोई बात आए, समझना कि बॉक्स प्रोडक्ट जीरो करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट बनाकर जीरो करना है। लेकिन अब की बात डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखो, आई कैप जे कैप और के कैप नहीं है, एबीसी है। सेम ही तो बात है, समझाया था मैंने, सेम बात समझ लेना। बस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि ये कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट बनेगा 1 2 3 1 2 3। इसका क्या बनेगा? 0 लैम्डा 4 0 लैम्डा 4। इसका क्या बनेगा? 0 0 2 लैम्डा -1। इसका डिटर्मिनेंट इनटू मल्टीप्लाई में बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी और आएगा। सपोज ये वेक्टर था एक्स वेक्टर, ये वाला था वाई वेक्टर और ये वाला था जेड वेक्टर। सुनना ध्यान से, एक्स वाई और जेड नॉन कोप्लेनर दे रखे हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड का बॉक्स प्रोडक्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नॉन कोप्लेनर है ये, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये इक्वल टू 0 कब कब आएगा, इक्वल टू 0 कब कब आएगा। अब देखो ये वाला पार्ट नॉन जीरो है, क्यों? क्योंकि एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा। ये वाला अगर नॉन जीरो है तो इसी पार्ट को तो जीरो होना पड़ेगा। इस पार्ट को जीरो करूं तो ये आ रहा है 2 लैम्डा -1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0 और हाफ। तो लैम्डा की वैल्यू 0 और हाफ लेने पर तो बन जाएंगे कोप्लेनर, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है। तो लैम्डा की वैल्यू 0 और हाफ लेने पर तो वैल्यू 0 आ रही है। नॉन जीरो चाहिए, यानी ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट
2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताना। क्लियर हो गया होगा ये वाला तो आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, चैट को मैं ऑफ ही रख रहा हूं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, समीरा रेड्डी का एक गाना, दूर से पास बुलाने आऊं। तो जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो तो पहले दूर दूर वालों का डॉट कर देना टाइम्स बी वेक्टर, माइनस बचे हुए का डॉट प्रोडक्ट टाइम्स सी वेक्टर। ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है कि ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, यानी कि क्या कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं वही वेक्टर्स यहां पर आएंगे। जो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर्स हैं वही वेक्टर यहां पर आएंगे। अब यहां पर अगर आएंगे तो उनके साथ में क्या क्या आएगा? उनके साथ में आएगा दूर से पास बुलाने आऊं, तो इसके साथ आएगा ए डॉट सी, माइनस सी के साथ क्या आएगा? पास वाले, यानी कि ए डॉट बी। इतना सा ध्यान रख लो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का काम चल जाएगा। ठीक। अगली बात, सपोज ये वाले ब्रैकेट के अंदर होते तो ए और बी उसकी टर्म्स में आता, तो सबसे पहले दूर वाले यानी ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर, और माइनस बचा कौन? बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर। अगली काम की बात कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स निकालोगे तो वो बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर आएगा। अगली काम की बात नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही काम की बात है। और तीसरी काम की बात जो एक शॉर्टकट है, अगर इसको याद रखोगे तो जेईई मेंस में डायरेक्टली काम में आ सकता है। एक आध बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। क्लियर हो तो जल्दी से यस लिख देना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये चैप्टर की लगभग सारी बातें अपन ने कवर कर ली हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करना जल्दी से। फाइंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यस, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैरेललोपाइड टेट्राहेड्रन, इन सब की टेंशन छोड़ दो आप, जेईई मेंस में नहीं पूछे जाएंगे। पैरेललोपाइड टेट्राहेड्रन जेईई मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, छोड़ दो उसकी टेंशन। हाँ, छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। स्फीयर नहीं है सिलेबस में, नहीं है स्फीयर बेटा। बैक स्लाइड ये लो बेटा। ठीक है। नहीं बेटा, 5π/6 इज द रॉन्ग आंसर, गलत है। परपेंडिकुलर भी गलत है। टू रूट 2/3 एंगल पूछा यार, 30 डिग्री भी गलत है। π/6 भी गलत है यार, 30 डिग्री गलत है, गलत 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 गलत। 150 डिग्री भी गलत है, π/3 भी गलत है। 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। पीपी ने सही आंसर निकाल लिया है। पीपी ने सही आंसर निकाल लिया। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है। ध्यान से देखना, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मुझे पता है कि ये क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। दिस इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस √3/2 टाइम्स सी वेक्टर। सिंपल है ये तो। अब अगर बी वाला कंपेयर करूं तो निकल के आ रहा है कि ए डॉट सी की वैल्यू √3/2 के बराबर है, और ए और सी तो यूनिट वेक्टर है, यानी कि मॉड ए मॉड सी कॉस अल्फा अगर करूं तो वो √3/2 के बराबर है, यानी अल्फा तो निकल के आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है जी। सिमिलरली जब आप ए डॉट बी निकालोगे तो वो माइनस का √3/2 आ रहा है, यानी कि कॉस बीटा की बात करूं तो वो माइनस का √3/2 है, यानी कि बीटा एंगल आ रहा है 150 डिग्री। इतना क्लियर है? ध्यान से सुनना, यानी ए और बी के बीच का एंगल 150 है और ए और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो देखो जरा, सपोज ये होता मेरा ए वेक्टर, तो सी वेक्टर यहां कहीं होता ना,
ताकि इनके बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा हो। अब ए और बी के बीच में एंगल 150 डिग्री बनना है, 150 डिग्री बनना है, तो बी वेक्टर यहां हो जाए इधर, ताकि ये वाला एंगल 150 डिग्री हो जाएगा ना। ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा होने पर बी और सी को लीनियर हो गए, देखो पैरेलल हो गए एक दूसरे के। सी उधर जा रहा है, बी नीचे जा रहा है। कैसे पता चला? ये एंगल 180 हो गया ना, 150 प्लस 30 180 हो गया। यानी बी नीचे की तरफ नहीं हो सकता, बी को ऊपर की तरफ होना पड़ेगा। यहां हुआ ए वेक्टर, यहां हुआ सी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री। और जो बी वेक्टर है उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, कितना एंगल बनाते हुए? 150 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री आ रहा है। समझे कि ना समझे? जल्दी बताना भैया। समझा ना तू? हाँ, अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आगे देखा था, ये जेई मेंस में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। मुझे पता है कि तुम जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करके बैठते हो और फटाफट आंसर देते हो, और बाकी बच्चे परेशान होते हैं। बाकी बच्चे परेशान होते हैं कि सर इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल लिया। ऐसे ही आएंगे ना सर? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। वेक्टर के क्वेश्चंस में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी। अरे बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ बी इज नॉट पैरेलल टू सी देन द एंगल बिटवीन देम। तो बिटवीन देम का मतलब बी और सी तो निकल रहा है ना। बी और सी की बात तो हो रही है कि बी अगर सी के पैरेलल नहीं है तो उनके बीच का एंगल बताओ। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलो दोबारा देख लो। दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो चीजें काम में लिख लेता हूं कि देखो, ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल तो आ रहा था 30 डिग्री, वो तो आपने निकाल ही लिया होगा। और ए और बी के बीच का एंगल आ रहा था 150 डिग्री, वो भी आपने निकाल लिया होगा। अब सपोज ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला सी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल अगर है 30 डिग्री, और बी वेक्टर मुझे ऐसा बनाना है जो बी ए के साथ 150 डिग्री बना रहा हो, तो वो वेक्टर यहां भी हो सकता है, बी वेक्टर यहां भी हो सकता है। और ये वाला एंगल बना 150, ये 150 प्लस 30, ये तो 180 हो गया। 180 होने का मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर तो पैरेलल हो गए, यानी बी वेक्टर यहां नहीं बन सकता है। तो कहां बन सकता है? ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो फिर बी वेक्टर यहां पे बन सकता है, यहां पे बन सकता है बी वेक्टर, ताकि ये वाला एंगल 150 बना रहे। ये अगर 150 बना रहेगा तो बी और सी के बीच का एंगल 120 आ जाएगा। चलो, तुम्हारा भी सही था। ओके बेटा सृष्टि, टेक केयर, गुड लक फॉर योर एग्जाम। 3D हो चुका है मेरे भाइयों, 3D माइक्रो में भी हो चुका है और क्रैश कोर्स में भी हो चुका है। तुमने मिस किया होगा, आई थिंक तुमने मिस किया होगा। अच्छा, नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेंगे, अभी बताता हूँ, रुको। अमेजॉन एकेडमी की वेबसाइट खोलोगे तो प्रैक्टिस में तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। गो टू लाइव लेसन्स, लाइव लेसन्स में क्रैश कोर्स और माइक्रो कोर्स। क्रैश कोर्स में अगर आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करोगे तो ये वेक्टर अलजेब्रा जो अपन अभी लाइव पढ़ रहे हैं, ये तो लाइव दिखा रहा है अभी। थोड़ी देर बाद ये अपकमिंग लाइव लेसन से शिफ्ट होकर पास्ट लाइव लेसन में चला जाएगा। पास्ट लाइव लेसन में जाने पर ये वॉच रिकॉर्डिंग यानी पिछले वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग, लेसन मटेरियल पे क्लिक करोगे तो क्लास नोट्स और डीबीपी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ टाइम के बाद, सपोज आधे पौने घंटे के बाद, ये वेक्टर वाला लेक्चर आपको पास्ट लाइव लेसन में दिखेगा, तो रिकॉर्डिंग भी देख पाओगे, डीपी भी देख पाओगे और क्लास नोट्स भी देख पाओगे। ठीक। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो माइक्रो कोर्स में अपन कर चुके हैं, क्रैश कोर्स कल होगा, कल 16 फरवरी को। किस टाइम? 7 से 8:30। क्लियर हुआ क्या? बोलो भैया, बोलो 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 बोलो।
मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। समय हो चुका है, समय हो चुका है अलविदा कहने का। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वसंत पंचमी टू यू टू। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द अपकमिंग पेपर। कल अपनी क्लास बनेगी 3D ज्योमेट्री की, ठीक। थैंक यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। उतना मज़ा नहीं आया आज की क्लास में क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के वीक थे, इसलिए कुछ चीज़ें रिपीट करनी पड़ी। अगर आपको ध्यान होता, आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना, क्लास नोट्स को साथ में रखकर जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको क्वेश्चन को एक बार दोबारा करके देख लेना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू टुमारो। कल एक माइक्रो क्लास कोर्स की क्लास भी है दोपहर में 3 बजे और शाम को है क्रैश कोर्स की क्लास। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम।